मैं दिसंबर 2000 राजनीति करने वाले पब्लिक। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर का नाम है राजनीति विज्ञान के पूरा था। इसमें राजनीति आधुनिकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आधुनिकीकरण का मतलब है जब दुनिया का कोई भी परंपरागत समाज अपने आप को अपने से अधिक विकसित सामाजिक व्यवस्था में रूपांतरित करने का प्रयास करता है और प्राचीन समाज की सभी जो सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, जो संस्थाएं होती हैं, वे कमजोर हो जाती है, दुर्बल हो जाती है। उनके स्थान पर नवीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना हो जाती है। कहने वाला यह है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में इस प्रकार के स्वतंत्र राष्ट्र का उद्भव होता है जिनको पश्चिम के राष्ट्रों ने भी दिशा निर्देश देने का प्रयास किया, लेकिन वे उन्हें दिशा निर्देश नहीं दे पाए। चार्ल्स मेरियम, हंटिंगटन, ये बहुत सारे राज्यशास्त्र होते हैं, आमंड और कॉमेन, ये बहुत सारे राज्यशास्त्र होते हैं। इनके द्वारा इस प्रकार के विकासशील राष्ट्र के संदर्भ में एक जो विकास की जो प्रक्रिया होती है, डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रकार की प्रक्रिया के आधार कहा जा सकता है कि जब दुनिया का कोई भी विकसित या दुनिया का कोई भी विकासशील या गरीब राष्ट्र अपने आप को अपने से अधिक विकसित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन के माध्यम से रूपांतरित करने का कोशिश करता है, उसे आधुनिकीकरण के नाम से जाना जाता है। केवल यह था कि केवल उन्हीं राष्ट्रों का विकास होता है जिनका अभी तक विकास नहीं हो पाया है और जो विकास करना चाहते हैं। लेकिन जिस समाज का मॉडर्नाइजेशन होता है, जिस समाज का आधुनिकीकरण होता है, जिस समाज का विकास होता है, तत्कालीन समाज की समस्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं और उनके स्थान पर व्यक्ति के विचारों में, व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति के चिंतन में, व्यक्ति के सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन देखे जा सकते हैं। अंततः ये कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया होती है, विकासशील देश के संदर्भ में व्यापक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की बहुआयामी प्रक्रिया होती है। अर्थात जिस समाज का विकास होता है, जिस समाज का डेवलपमेंट होता है, जिस समाज का आधुनिकीकरण होता है और इस प्रकार की प्रक्रिया के तहत जिनका विकास होता है, उसे आधुनिकीकरण के नाम से जाना जाता है। कहने का यह था कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया विकासशील देश के संदर्भ में व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की बहुआयामी प्रक्रिया होती है। जिस समाज का सामाजिक दृष्टि से विकास होता है, आधुनिकीकरण होता है, मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उस समाज की संपूर्ण जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, वे बहुत अधिक दुर्बल हो जाती हैं, अर्थात उनका अंत हो जाता है, वे समाप्त हो जाती हैं। उनके स्थान पर नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना होती है। तत्कालीन समाज की जो परंपरागत जो शासक की जो वैधता होती है, जिस प्रकार की जो सत्ता होती है, वो भी कमजोर पड़ जाती है। तत्कालीन समाज का जिसका डेवलपमेंट होता है, जिसका आधुनिकीकरण होता है, उस समाज के लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होता है। उस समाज के लोगों की जो व्यक्तिगत जो आय होती है और जो राष्ट्रीय आय होती है, उसमें भी वृद्धि हो जाती है। केवल यह था कि जहां परंपरागत समाज के लोग अधिकांश पब्लिक होती, जनता होती है, औद्योगिक प्रौद्योगिक ज्ञान के अभाव में, तकनीकी ज्ञान के अभाव में, टेक्निकल नॉलेज के अभाव में उस समाज के लोगों के द्वारा केवल खेती करने का काम किया जाता है, केवल बागवानी का काम करने का किया जाता है। अर्थात उस समाज के लोग कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले राज्य होते हैं, राष्ट्र होते हैं। उनका जो मुख्य व्यवसाय केवल खेती करना होता है, कच्चे माल का उत्पादन करने का काम होता है। उन देशों में जिस प्रकार के विकास जो राष्ट्र होते हैं, जो गरीब राष्ट्र होते हैं, दुनिया के अभागे राष्ट्र होते हैं, उन राष्ट्र का विकास जो करने को क्षमता होती है, वो खेती और बागवानी पर आधारित होती है। अर्थात उनके द्वारा व्यवसाय, बिजनेस का काम नहीं किया जाता है। लेकिन जिस समाज का आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिक एटीट्यूड से अगर उसका डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है, उस समाज का आधुनिकीकरण होता है, उस समाज के लोगों के जीवन स्तर विस्तार हो जाता है और उनके अधिकांश जो जनता होती, पब्लिक होती है, कृषि या बागवानी के स्थान पर व्यापार और कारोबार को अग्रसर हो जाते हैं। और यही कारण है जब वो खेती के परंपरागत साधन के स्थान पर उनके उद्योग प्रौद्योगिक ज्ञान के आधार पर इसका काम किए जाते हैं, उनके आधार पर उनकी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय आय हो जाती है। जरूर यह था कि प्राचीन समाज में शिक्षा के अभाव में, एजुकेशन के अभाव में, जिस प्रकार की सत्य प्रथा, जिस प्रकार की बहुत सारी प्रथाएं रही हैं,
मूर्ति पूजा, सती प्रथा, प्रदा प्रथा, ये सारी प्रकार की मृत्यु भोजकाल की परंपराएं थी, वो समाज लगभग आदि समाप्त हो चुकी है। तो कहने वाला ये था, जिस समाज का विकास होता है, जिस समाज का आधुनिकरण होता है, उस समाज की जो परंपरागत जो कुरीतियां होती हैं, जो कुसंस्कार होते हैं, जो प्रथाएं होती हैं, वो लगभग समाप्त हो जाती है और उस समाज के लोगों में व्यापक साक्षरता पाई जाती है, अर्थात शिक्षा के प्रति बहुत अधिक भी लोग सचेत रहते हैं, बहुत अधिक मात्रा में व्यापक साक्षरता पाई जाती है। और जिस समाज का समाज दृष्टि से व्यापक समाज दृष्टि से आंदोलन होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है, उस समाज के लोगों में, उस समाज के लोग व्यक्तिगत हितों के स्थान पर केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, अर्थात उनके द्वारा समाज के हित के बारे में नहीं चिंता किया जाता, बल्कि समाज के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। अर्थात समाज के जो संपन्न लोग होते हैं, जो इस प्रकार के समाज के राज्य को निकाल करना चाहते हैं, उन राज्यों के उन लोगों के द्वारा अपने व्यक्तिगत स्थान पर सामाजिक हित में कार्य करने की कोशिश की जाती है। तो इसी प्रकार से जो समाज का राजनीति से जब यही आधुनिक प्रक्रिया होती है, जब राजनीति में संपन्न होती है, तो उसे राजनीति का आधुनिकरण के नाम से जाना जाता है। तो कहने लगे था कि आधुनिकरण की जो प्रक्रिया होती है, विकास देश के संदर्भ में एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत पुरातन समाज आधुनिकता को ग्रहण करते रहते हैं और उस समाज के लोगों का अपने पर्यावरण के प्रति बहुत अधिक नॉलेज, ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। अपने सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन की जो बहुआयामी जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के तहत न केवल परंपरा से आधुनिकता को ग्रहण करते रहते हैं, बल्कि तत्कालीन समाज की सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं समाप्त हो जाती हैं और इस प्रक्रिया के तहत पूरे समाज आधुनिकता को ग्रहण करते रहते हैं और समाज के सदस्यों के अपने पर्यावरण के प्रति, सामाजिक क्षेत्र के प्रति अनावश्यक जो नॉलेज होती है और इस प्रकार की जो रिजल्ट्स जो प्राप्त होते हैं, उनके प्रति मूल रूप से आशावादी होते हैं। तो कहने वाले था कि जिस समाज का आंदोलन होता है, उस समाज के बहुत सारे क्षेत्रों में परिवर्तन देखे जा सकते हैं। सबसे पहले पर बात करते हैं मनोवैज्ञानिक स्तर पर चेत देखा जाता है, अर्थात व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति के चिंतन में, व्यक्ति के सोच में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन देखे जाते हैं। व्यक्ति ने केवल अपने परिवार के बारे में सोचता है, केवल अपने बारे में सोचता है, बल्कि अपने व्यक्तिगत हितों के स्थान पर सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक हित में वो न केवल सोचता है, बल्कि उसके सामने व्यक्तिगत प्रयास किए जाते हैं। तो व्यक्ति के चिंतन में, व्यक्ति के विचार में, व्यक्ति के मूल्यों में, व्यक्ति के आदर्शों में, व्यक्ति के मन में बहुत बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। ये परिवर्तन जिस प्रक्रिया के माध्यम से होता है, उसे आधुनिकरण के नाम से जाना जाता है। दूसरे परिवर्तन की बात की जाती है कि व्यक्ति की आर्थिक स्तर में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात व्यक्तिगत जो आय होती है उसमें भी वृद्धि हो जाती है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो जाता है और उसके बाद व्यापक साक्षरता पाई जाती है। जिस समाज का डेवलपमेंट होता है, जिस समाज का मॉडर्नाइजेशन होता है, जिस समाज का आधुनिकरण होता है, अर्थात जिस समाज में आधुनिकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, उस समाज के लोगों में व्यापक साक्षरता पाई जाती है। अधिकांश जो पढ़ी होती जनता होती है, वो बहुत अधिक शिक्षित होती है, समझदार होती है, योग्य होती है। इसलिए शिक्षित होने के कारण वो समाज के लोगों के द्वारा न केवल प्रशासन के संबंध में, न केवल सामाजिक क्षेत्र में, बल्कि अपने ही जीवन स्तर के स्थान पर पूरे समाज, पूरे राष्ट्र के बारे में विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है। इसलिए उनके जीवन स्तर में सुधार आ जाता है, जहां मृत्यु दर की जो रेशो होता है उसमें भी गिरावट आ जाती है। इस समाज की बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लोगों द्वारा अपने स्थान पर, अपने ही बिहाव पर, अपने ही बलबूते का धर्म का समाधान कर लिया जाता है। और उसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट बात की जाती है, शहरीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। जिस समाज का धीरे धीरे समय के साथ डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उस समाज के लोगों का अधिकारिक संख्या में गांव से शहरों को पलायन करते हैं। उस समाज में औद्योगिक प्रौद्योगिक ज्ञान का पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो जाती है और अपने पर्यावरण को प्रभावित करने की और नियंत्रित करने की उन समाज के लोगों में बहुत दुर्गा क्षमता होती है। और उस कार्य की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसके आधार पर जिस कार्य के जो परिणाम से जो प्राप्त होते हैं, इस कार्य के जो रिजल्ट से प्राप्त होते हैं, उनके प्रति मूलतः आशावादी होते हैं, उनको इसी प्रकार का कोई संदेह, कोई डाउट नहीं होता है। तो कहने लगे था कि बहुत सारे पुराने शास्त्रों ने, विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में आधुनिक को परिभाषित किया है। सबसे पहले बात करते हैं केराल्ड वेरस के शब्दों में, उन्होंने कहा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया एक प्रक्रिया होती है जो आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से युक्त होती है। कहने में होता है कि मॉडर्नाइजेशन जो प्रक्रिया होती है, आधुनिकरण जो एक प्रक्रिया होती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य एक आधुनिक समाज की स्थापना करना होता है और उस समाज में साधु के विवेक के प्रयोग पर आधारित प्रक्रिया पाई जाती है। इसलिए आधुनिक जो प्रक्रिया होती है, आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया होती
जिसके माध्यम से साधुओं के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित व्यवस्था पाई जाती है और जिसका प्रमुख उद्देश्य टारगेट लक्ष्य के एक आधुनिक समाज की स्थापना करना होता है। इसी प्रकार से बात की जाती है रॉबर्ट ई वार्ड के शब्दों में, राजनीतिक आधुनिकरण एक ऐसा आंदोलन है जिसका प्रमुख लक्ष्य टारगेट एक आधुनिक समाज की प्राप्ति है, एक आधुनिक समाज की स्थापना करना है। उस समाज के सदस्यों का अपने पर्यावरण के प्रति उन्हें प्रभावित करने की समाज के रूप में बहुत अधिक क्षमताएं होती है, दूरगामी क्षमताएं होती है और इस प्रकार की ऐसी मूल्य व्यवस्था होती है, इसके प्रति जितने भी परिणाम से प्राप्त होते हैं, रिजल्ट से प्राप्त होते हैं, उनके प्रति वे मूलतः आशावादी होते हैं। जब एक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया वाणिज्य क्षेत्र में संपन्न होती है तो उसे राजनीतिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अर्थात जब दुनिया का कोई भी अविकसित या विकासशील समाज अपने आप को अपने से अधिक विकसित राजनीतिक व्यवस्था में रूपांतरित करने की कोशिश करता है, उसमें बदलने की कोशिश करता है, उसमें चेंज करने की प्रकार की परिवर्तन करने की कोशिश करता है, जब वो दुनिया का कोई भी अविकसित विकासशील समाज अपने आप को अपने से अधिक विकसित राजनीतिक व्यवस्था में रूपांतरित करने की कोशिश करता है, उसके क्रियात्मक प्रयास को, उसके इस प्रकार की पहल को, इस प्रकार के प्रयास को राजनीतिक आंदोलन जाना जाता है। कहने का मतलब यह था कि जिस समाज का राजनीति से मॉडर्नाइजेशन होता है, आधुनिकरण होता है, उस समाज की जो परंपरा, समाज की राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है, जो संस्थाएं होती है, वो बहुत अधिक कमजोर हो जाती है। उस समय उस समाज में पर्याप्त जन सहभागिता की जाती है, अर्थात देश की जनता को प्रशासन के कार्य में अधिकाधिक मात्रा में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था पाई जाती है, बहुमत प्राप्त दल की सरकार होती है, विधि के शासन के अवधारणा पाई जाती है। कहने का था कि उस देश में जिसका राजनीतिक से मॉडर्नाइजेशन होता है, आधुनिकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, उस समाज में किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार शासन का संचालन नहीं होता है, बल्कि कानून के अनुसार होता है, विधि के अनुसार होता है, विधि सर्वोपरि होती है, संविधान की व्यवस्था पाई जाती है। एक निश्चित कार्यकाल की सरकार का गठन होता है और उसके बाद निश्चित कार्यकाल के बाद पुनः जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार होती है। तो कहने लगे था विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक को परिभाषित किया है, विभिन्न अनुसार परिभाषा दी गई है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया होती है एक बहुमुखी प्रक्रिया होती है। एक बहुमुखी प्रक्रिया होती है जिसका संबंध मानवीय चिंतन, गतिविधियों के सभी क्षेत्र में परिवर्तन से होता है। एडवर्ड सिम्पसन ने भी राजनीतिक आंदोलन को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें परंपरागत समाज अपने आप को अपने से अधिक सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में बदलने की कोशिश करता है। उसके इस प्रकार के प्रयास को पश्चिमीकरण कहा जाता है। लेकिन जिस समाज का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, आधुनिक प्रक्रिया होती है, उस समाज के सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाते हैं। आज के हम इतना ही करेंगे, कल वापस इस की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक आंदोलन का मतलब क्या है और उसी को लक्ष्य पाइए।